नमस्कार, सेहतनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। बदलती जीवन शैली और भागम भाग वाली लाइफस्टाइल में खुद को स्वस्थ रखना, सेहतमंद रखना इंसान के लिए बहुत बड़ी इस वक्त चुनौती बन गया है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कोरोना संकट के बाद तो स्वास्थ्य व्यक्ति की प्राथमिकताओं में शुमार हो गया, शामिल हो गया है। हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर इस वक्त बेहद जागरूक हो गया। खुद को मेंटली, फिजिकली फिट रखना बेहद जरूरी है। तो इसी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपोलो सेज हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर तरुण भारद्वाज, जो कि अब से कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, जो पेट और गैस की समस्याओं के बारे में जरूरी जो मिथ्स हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। किस तरह से आप इससे चलते हुए परेशान हैं, इस समस्या से चलते हुए परेशान हैं, इसका निदान आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन थकान या कमजोरी जो महसूस होती है वो किस वजह से है, मसालेदार भोजन का सेवन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आपके पेट में कितनी परेशानी ये कर सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पाचन संबंधी परेशानी किस तरीके से यहाँ पर हो सकती है, कैसे यहाँ पर संक्रमण हो सकता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि क्या आपको छोड़नी है, अपने सेहत को ठीक रखने के लिए क्या चीज़ें शुरू करनी है, क्या ज़रूरी है, वो सब कुछ यहाँ पर डॉक्टर हमारे साथ बताएंगे। अभी कुछ देर में वो जुड़ेंगे। तो कैसे इन समस्याओं को हम रोकें, किन चीज़ों को हम अपने खान पीन में शामिल करें, खाने पीने में, और खान पान को किस तरीके से हम और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, सेहतमंद बना सकते हैं। तो हम जब अपनी थाली को देखते हैं खाने की, तो उसमें हमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो देखकर ये लगता है कि हाँ ये पेट के लिए सही, और जिसे देखकर ये लगता है कि ये पेट को नुकसान पहुँचा सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फास्ट फूड। हम बाहर जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, हमें ये मालूम होता है कि हमारे पेट के लिए नुकसानदायक है, इससे हमें एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, बावजूद इसके हम जमकर इसे खा लेते हैं। बाद में हमें समझ में आता है जब दर्द होना शुरू होता है पेट में। तो खाने के बाद पेट अक्सर फूला हुआ महसूस हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कड़ा महसूस हो सकता है, पेट की बहुत ज़्यादा कड़ापन आ गया पेट में, ऐंठन आ गई पेट के भीतर, आपको थकान या कमज़ोरी महसूस होने लगी। तो ये सारी वजहें हैं। आपके पेट की सेहत को किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सकता है, किस तरीके से सेहतमंद यहाँ पेट को रखा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहले भी ये कहा जाता था कि अगर पेट की समस्याओं पर आपने काबू पा लिया तो आप समझिए कि आधी से ज़्यादा बीमारियाँ आपकी खुद ब खुद खत्म हो गई। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है और इसको लोग अनदेखा इसको करते हैं, लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है, पूरी सेहत का राज आपके पेट से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में आपने ऐसी बहुत सी खबरें भी सुनी होंगी कि किस तरीके से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को समझा किसी ने कि एसिडिटी है, और उसे लगा कि उसके जो सीने में दर्द हो रहा है वो एसिडिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसे एक माइनर हार्ट अटैक पड़ा था। तो ये कैसे अंतर आप कर सकेंगे, आप कैसा महसूस करते हैं जिस वक्त एसिडिटी होती है, और जो सीने में दर्द होता है एसिडिटी ही है, वो गैस ही है, या फिर दिल का दर्द है, वो कैसे आपको मालूम पड़ेगा। तो ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ अभी डॉक्टर जुड़ रहे हैं। तो इंटरवेंशनल एंट्रोलॉजी क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको इस अपने कार्यक्रम के जरिए देंगे, और किस तरीके से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं, अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपकी हर समस्या के बारे में, जो जो समस्याएं होती हैं पेट संबंधित, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो नया रास्ता बता सकते हैं, कुछ मदद यहाँ पर आपको मिल सकती है। और भविष्य में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए है, कितनी आपकी समस्या बढ़ गई है, इन सब चीज़ों को लेकर आपको कैसे यहाँ पर बचाव कर सकते हैं। तो समस्याओं को कैसे रोकें, वो हम कुछ आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि ये समस्याओं की मूल वजहें क्या हैं, असल कारण क्या हैं, और इनको कैसे आप रोक सकते हैं, किस तरीके से। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो ये समस्याएं कैसे पैदा होती हैं और इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है, ये सब कुछ हम इस कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम सेहतनामा है, उसमें हम आपको बताएंगे। दरअसल कोरोना संकट के बाद अपनी सेहत को लेकर लोग फिक्रमंद हो गए। सेहतमंद होना उनके एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया। और आज भी सुबह के वक्त जब आप पार्क में जाते हैं या जिम में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि लोग बहुत जागरूक भी नजर आते हैं और अपने खान पान को लेकर भी बहुत ज़्यादा जागरूक है। लेकिन जितना लोग जागरूक होते जा रहे हैं उतने ही फास्ट फूड की दुकानें खुलती जा रही हैं, उतनी ही फास्ट फूड की बड़ी बड़ी चेन खुलती जा रही है। तो ये भी एक मुश्किल हालात है। तो ऐसे में कैसे खुद को सेहतमंद रखें,
कैसे खुद पर कंट्रोल करें, ये बहुत ज़रूरी। तो अपोलो सेज हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। धन्यवाद सर, एक बहुत बड़ी समस्या है जो हर कोई उससे जूझता है कभी ना कभी, अगर नहीं जूझ रहा है तो कल भी हो सकता है जूझे वो, पेट गैस की समस्या, जो सबसे अहम समस्याओं में से एक है। तो क्या क्या परेशानी हो सकती है सर इससे? देखिए, जो पेट की आम समस्याएं हैं, एसिडिटी, पेट का फूलना, जलना, हाँ। ये सब ना अपनी दिनचर्या और खान पान से संबंधित है। तो संपर्क लग रहा है यहाँ पर नहीं हो पा रहा। बता दें कि कुछ इसमें सामान्य होती हैं कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ असामान्य होती हैं। तो इसमें आप अंतर कैसे यहाँ पर देख पाएंगे कि सामान्य असामान्य में कैसे अंतर हो सकता है? तो ये एक मुश्किल हालात बन जाते हैं। और ये देखिए उसके प्रकार, कितने तरीके से ये समस्याएं हो सकती हैं, ये इसके प्रकार हैं जिसके बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है। तो वो हमारे आप इस कार्यक्रम में वो जानकारी आपको मिल सकती है। पेट में दर्द या बेचैनी वाली जो स्थिति रहती है, अक्सर लोग इससे जूझ जाते हैं। खाने के बाद पेट फूलना या पेट भरा हुआ महसूस करना, खाना खाने के बाद पानी पीना कितना सही रहता है या खाना खाने से पहले पानी पीना सही रहता है। इसके अलावा जो खाने का सही वक्त है, या तो अगर लंच की बात करें, डिनर की बात करें, दोपहर का भोजन हो या फिर रात का भोजन हो, उसमें कितना अंतर रहना चाहिए। पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, तो भोजन को निगलना, चबाना, मतलब ये तरीका भी जो है, ये किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और अपनी सेहत को आप सही रख सकते हैं। क्योंकि पेट की अगर सेहत सही है तो फिर आपका आधा शरीर तो वैसे भी सही है, बाकी जो दूसरी जागरूकताएं हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो पेट में अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो फिर उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? दिन भर आपका कैसा जा सकता है, पूरा दिन कैसा बीत सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानना। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रकार जो हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। हिपेटोलॉजी, ये एक इसका प्रकार है। बाल चिकित्सा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होती है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंकोलॉजी, सूजन आंत रोग, जिसको IBD भी बोलते हैं, और डॉक्टर्स इसको बेहतर तरीके से आपको समझा सकेंगे। तो पेट में दर्द या बेचैनी, जिससे अक्सर हम लोग जूझते हैं हमेशा। खाने के बाद पेट फूलना या पेट भरा हुआ महसूस होना, ये भी एक लक्षण है। उल्टी, मितली, भूख में कमी। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर तरुण। डॉक्टर तरुण, मैं यही जानना चाह रहा था कि पेट में अगर गैस की समस्या हो जाती तो उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? हाँ जी, देखिए, जो पेट की समस्याएं होती हैं, हाँ। उसमें मरीज, जैसा आपने बताया कि पेट का फूलना, पेट का जलना और इंडाइजेशन, खाने का हजम नहीं होना, इस तरह की समस्याएं आमतौर पर मरीजों में देखी जाती हैं। और जैसे रात में कभी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो मरीज़ की नींद भी टूट जाती है। तो इस तरह की समस्याएं हम पेशेंट को आमतौर पे पेशेंट मुझे बताता है। सर, ये चीज़ जानना चाहें कि अपोलो सेज हॉस्पिटल में गैस्ट्रो से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये अगर आप साझा करना चाहें यहाँ पर। हाँ जी, अपोलो सेज हॉस्पिटल में देखिए हमारे पास नवीनतम टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मशीन्स हैं। हाँ। और जिसमें हम उन टेक्निक्स को और नवीनतम मशीन्स को यूज़ करके पेशेंट के हित में उनको करेक्ट डायग्नोसिस, उचित निदान और ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें हमारे पास जो 2 मशीन लेटेस्ट हैं, एक तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो भोपाल और मध्य प्रदेश में पहली है, जिसमें इसकी टेक्निक की क्लैरिटी, उसकी शार्पनेस और उसकी इमेजेस, उसकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी बहुत हाई है। और दूसरा, हम मैनोमेट्री मशीन भी लेके आए हैं, जिससे कि पेशेंट की खाने की नली की ताकत हम नाप सकते हैं। बाकी फैटी लीवर के लिए हमारे पास एक फाइब्रोस्कैन की जांच भी उपलब्ध है, जिससे कि फाइब्रोस्कैन से मरीज को कितना फैटी लीवर है और उससे कितना उसके लीवर को खराबी हो गई है, अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से मरीज को कितना खराब लीवर हो गया है, ये सब हम पकड़ पाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बच्चों की एंडोस्कोपी और बाकी अन्य मशीनें उपलब्ध हैं। तो कुल मिला के गैस्ट्रो की सारी मशीन्स जो कुछ स्टेट ऑफ आर्ट होती हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। बिल्कुल। अब सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि अपोलो सेज में पेट की सबसे बड़ी जांच अगर हम बात करें तो कौन सी होती है वो, और उसका लक्षण क्या हो सकते हैं, किस तरीके से मरीज को वहां पर पहुंचना चाहिए, डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए? हाँ जी,
देखिए, पेट की जो सबसे बड़ी जांच है हम उसको मानते हैं ERCP और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या है, पेशेंट को पेट के ऊपरी के हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है, पेशेंट को पीलिया बन जाता है, पेशेंट को बुखार भी आ सकता है। तो ये सारे लक्षण अक्सर या तो पित्त की नली या गॉल ब्लैडर स्टोन, जो हम आम भाषा में समझते हैं, या पित्त की नली में स्टोन का अटकना, इस तरह के सिम्टम्स के साथ हम पेशेंट को डायग्नोस करके अल्ट्रासाउंड करके पकड़ सकते हैं और उसको हम ERCP या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से पेशेंट को बिना किसी सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। बगैर किसी सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि ये अक्सर लोग इससे जूझते हुए नजर आते हैं। आम बोलचाल में भी कहते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि कितनी ज़्यादा गंभीरता आ गई, कितने ज़्यादा गंभीर लक्षण। तो सर, लक्षण क्या क्या होंगे, कैसे पता चल पाएगा? हाँ जी, देखिए, आम एसिडिटी और जो सीरियस वाली एसिडिटी होती है उसमें ये अंतर होता है कि पेशेंट हफ्ते में एक आध बार कभी अगर एसिडिटी बोल रहा है, पेट में जलन है, तो हम सिर्फ दवाई से छोड़ के उसको ठीक कर देंगे। परंतु किसी मरीज की मान लो उम्र अधिक है और उसके परिवार में किसी माता पिता को किसी को कैंसर हुआ है, या लगातार लक्षण आ रहे हैं, उसको रोज़ डेली बेसिस पे एसिडिटी हो रही है और उसकी नींद टूट रही है, वज़न कम हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को तुरंत एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और एंडोस्कोपी के तरीके से हम उसको पकड़ लेते हैं कि पेट में कोई अल्सर तो नहीं है, पेट में कोई कैंसर तो नहीं है। तो इस तरह के एसिडिटी वाले सिम्टम्स को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसे हम अर्ली डायग्नोसिस के साथ एकदम बेहतरीन इलाज उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, इसका परमानेंट इलाज की अगर हम बात करें तो क्या है, परमानेंट इलाज क्या है इसका? देखिए, परमानेंट इलाज के लिए अपन को अपनी दिनचर्या और खान पान को ही अच्छा करना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियम से भोजन करें, ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें, मिस ना करें, और दोपहर का लंच एक फिक्स्ड शेड्यूल पे रखें, रात का लंच डिनर एक फिक्स शेड्यूल पर रखें, रात को सोने के कम से कम 2-3 घंटे पहले खाएं और रात का भोजन थोड़ा हल्का रखें, और रेगुलर फ्लूइड इंटेक रखें, पानी रेगुलर पीते रहें, एक 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करें। और ये तेली या जितनी भी फास्ट फूड कल्चर हैं इसको हमको रोकना पड़ेगा। जितने पिज़्ज़ा, बर्गर और चीज़ेज़ हैं ये सब पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। और उचित नींद लें, पूरी 6 से 8 घंटे की बराबर नींद लें, स्ट्रेस कम रखें, व्यसनों से बचें, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अत्यधिक च्युइंगम का सेवन है, तंबाकू है, इन चीज़ों से हम बचते रहें। तो ये 99% पेशेंट्स में मैंने देखा है कि पेशेंट्स अगर इस दिनचर्या को और खान पान को अडॉप्ट करता है अपनी जीवन शैली में, तो पेशेंट को लगभग परमानेंट ही ठीक हो जाता है। परमानेंट ठीक हो सकता है, यानी कि अगर आज भी एसिडिटी की किसी को समस्या है तो वो इन पर काबू करके ये परमानेंट ठीक हो सकता है। सर, एक चीज और जानना चाहूँ, क्या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है ये डिप्रेशन का कारण बन सकती है? जी, कभी कभी हम ऐसे पेशेंट देखते हैं कि लगातार पेशेंट 5-6 साल से एसिडिटी के चलते उसको अक्सर वो दुखी हो जाता है अपनी समस्या से, जिसे हम लूज भाषा में डिप्रेशन बोल सकते हैं। बट डिप्रेशन एक्चुअली बहुत गंभीर डायग्नोसिस है, और ऐसे पेशेंट्स को मैं डिप्रेशन डायग्नोस करने के पहले मैं ये देखूंगा कि क्या उसकी एसिडिटी के कुछ कारक हैं जो अभी तक हम नहीं पकड़ पाए हैं, या फिर कि हमने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर ने उसका प्रॉपर डायग्नोसिस किया है कि नहीं किया है। तो अगर हम ये बिल्कुल मान लें कि उसकी डायग्नोसिस सही है, तो यूजुअली डिप्रेशन बहुत कम लोगों में देखा जाता है। और दूसरे अन्य कारण भी होते हैं कि लंबे समय से दवाई खाते खाते मरीज़ परेशान हो जाता है। तो देखिए, परेशानी होना और दुखी होना इज़ नॉट इक्वल टू डिप्रेशन। ये मैं मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि डिप्रेशन की दवाइयाँ किसी साइकेट्रिस्ट से या मनोचिकित्सक से मिलके ही खाएं और डिप्रेशन की एक्यूरेट डायग्नोसिस बनवाएं, खुद ही अपनी डायग्नोसिस ना बने। एक चीज़ और कि अगर जैसे नॉर्मली किसी को एसिडिटी हो जाती है तो वो सोचता है कि कुछ नींबू पानी पी ले या फिर कुछ ऐसा ड्रिंक पी ले कि उसको तुरंत राहत मिल जाए। कुछ पाउडर भी मार्केट में होते हैं, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं, उससे रिलीफ तो मिलता है, लेकिन क्या उसको इलाज के तौर पर देखा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। हाँ। इनसे आपको लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। और मैं आपसे ये मतलब अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस तरह के नीम हकीम खतरे जान वाले इलाजों में ना पड़ें। हाँ। और बेहतर होगा कि वो अपने डॉक्टर से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलके ही एक्यूरेट डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। हाँ। कभी कभार की समस्या के लिए ठीक है, परंतु अगर आप रेगुलरली लेंगे तो ये समस्या आगे जाके पेट को बहुत भारी नुकसान पहुँचा सकती है।
बिल्कुल भारी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन एक चीज़, आप पेट के कैंसर का जिक्र कर रहे थे, तो अगर सबसे पहला संकेत हम बात करें जिसको हम करते हैं कि अर्ली स्टेज में हमको कुछ पता चल जाए, तो वो क्या है, वो सिम्टम्स क्या है कि हमें डॉक्टर के पास फिर तुरंत पहुंचना चाहिए? देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है और इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर पेट के कैंसर के लक्षण आ गए हैं तो ऑलरेडी इट इज़ टू लेट। इसका मतलब है कि 80% 90% बीमारी तो बहुत फैल चुकी है और तब जाके वो लक्षण आएंगे। और लक्षणों में भूख का कम होना और काला शौच जाना, पेशेंट को थकान होना, वज़न का लगातार कम होना, खाना खाने के बाद उल्टी होना, ये सब लक्षण आते हैं। परंतु अगर हम बात करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम पेट के कैंसर का शीघ्र निदान कर लें, तो इसके लिए हमारे पास एंडोस्कोपी से एक नैरो बैंड पद्धति की इलाज उपलब्ध है, डायग्नोसिस, जो जापान और अमेरिका में करते आ रहे हैं और हमने यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में ये तकनीक शुरू करी है जी। इसमें हम नैरो बैंड इमेजिंग से कैंसर को उसकी फर्स्ट स्टेज में ही डायग्नोस कर सकते हैं और पेशेंट को सिर्फ ये आम एंडोस्कोपी की तरह ही ये सुविधा होती है। हाँ। जी। लेकिन नॉर्मल जब पेट दर्द होता है, एसिडिटी होती है, तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं कि घरेलू इलाज से ठीक हो जाएगा। तो मैं वही समझना चाह रहा था कि कब उनको लगेगा कि वो पहुंचे डॉक्टर के पास और फिर उनका इलाज शुरू हो सके, क्योंकि वहां तक पहुंचना भी एक दिक्कत हो जाती है। देखिए, मैं तो आपको एक करेक्ट टाइमलाइन दे दूंगा। अगर कोई भी एसिडिटी लगभग 3-4 हफ्तों में ठीक नहीं हो रही है और पेशेंट को लगातार सिम्टम बने हुए हैं, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जी, तो पेशेंट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। इसके आगे के कोई भी लक्षण वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसको आप इग्नोर ना करें। तो मैं एक टाइमलाइन देना चाहूँगा कि अगर आपको डॉक्टर के जाने के पास डर है, फियर है, तो 2-3 हफ्ते ठीक है, पर इसके अलावा आपको अपनी बीमारी को इग्नोर करके दवाइयाँ ही खाते रहेंगे और डॉक्टर के पास ना जाएंगे, ये जिद ना करें। मरीज़ इस बात को समझें कि क्योंकि समस्या बनी हुई है तो हो सकता है कि अंदर कुछ ज़्यादा सीरियस समस्या ना बने, उसके पहले अपन डॉक्टर से मिल लें। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि जो छाती में जो गैस फंस जाती है या फिर लगता है एसिडिटी हमारी छाती तक पहुँच गया है, तो फ़र्क नहीं कर पाते लोग कि दिल से जुड़ा कुछ दर्द हो रहा है या फिर एसिडिटी का दर्द है। ये दर्द कैसे हम अंतर कर सकते हैं? हाँ जी, ये देखिए, ये एक डॉक्टर ही अंतर कर सकता है। हाँ। और उसमें हमको सबसे पहले एक छाती का ईसीजी बोलते हैं, जिसको हृदय की पट्टी की जांच करके देखते हैं। और फिर अगर हृदय की पट्टी की जांच नॉर्मल है तो हम इसको एसिडिटी से संबंधित दर्द या जलन समझ सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और होता है कि सिर पर गैस चढ़ गई तो उसके चढ़ने पर फिर क्या होता है, कैसा महसूस होता है उस वक्त? देखिए, मेडिकल की टर्म्स में अगर अपन बात करें तो ये सिर में गैस चढ़ने की बात सिर्फ भ्रांति है जी। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अपन एसिडिटी को ठीक से कंट्रोल करें। हाँ। और मरीज़ के जो एग्जिस्टिंग को फैक्टर्स हैं कि मरीज़ को स्ट्रेस है या नींद कम आ रही है या उसकी दिनचर्या सही नहीं है, हम उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं एज अ डॉक्टर। और पेट की गैस सिर में चढ़ गई या बॉडी में फैल गई, इस तरह की चीज़ों को मरीज़ को क्लियर भाषा में पोलाइटली उसको समझाना होता है कि देखिए ऐसा कुछ, मेडिकल की भाषा में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है, बहुत से ऐसे जानने वाले लोग हैं मेरे जो कहते हैं कि सुबह को उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया या फिर उनका खाना स्किप हो गया तो उनका सिरदर्द शुरू हो गया है। तो इसको कैसे रिलेट कर पाते हैं, एसिडिटी से सिरदर्द को, और मतलब शरीर के दर्द को या हाथ पैर के दर्द को कैसे रिलेट कर पाते हैं? कुछ ऐसा होता है? करेक्ट जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर है जी, हम जो लास्ट मील हमने डिनर खाया, अगर हम रात को 8 बजे बोले कि हमने खाया, तो आप पेट को जितना लंबा रखेंगे उतनी ही एसिडिटी रहेगी और शरीर में ग्लूकोज की भी कमी है। शरीर को एक्चुअली कैलोरीज भी चाहिए और पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए खाना भी चाहिए। तो जो लोग अक्सर ब्रेकफास्ट मिस करते हैं उनको हाइपर एसिडिटी और लो ग्लूकोज और इस तरह के स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन में सरदर्द होने लगता है। तो मैं पेशेंट को यही समझाऊंगा कि ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, समय पे ब्रेकफास्ट लें, और अगर ऐसा है कि लगातार स्किप ब्रेकफास्ट करते करते सरदर्द भी हो रहा है तो अपने डॉक्टर से शीघ्र मिलें, तुरंत मिलें। कुछ नए जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े होंगे उनके लिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ उनकी तरफ से कि अपोलो सेज, ये पहले भी पूछ चुका हूँ, आपने जानकारी दी थी, एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि आप जानकारी दीजिए कि अपोलो सेज में कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका जिक्र आपने अभी पहले भी किया। कौन कौन सी मशीनरी है, कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं जो दूसरे हॉस्पिटल से अलग बनाती हैं इसको?
जी, देखिए अपोलो हॉस्पिटल में हमारे पास एक अत्यधिक एंडोस्कोपी है जिसका नाम है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसमें हम नॉर्मल एंडोस्कोपी से पेट के भीतर के अंगों को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख लेते हैं, जो कि हमारे पास EUS ME3 नाम की मशीन भोपाल और मध्य प्रदेश में पहली मशीन है जी। इससे हम भीतर के अंगों को, गॉल ब्लैडर को, पैनक्रियाज को, पेट को बहुत महीन तरीके से शार्प इमेजेस के साथ देख सकते हैं और इससे हमारी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी, जो निदान करने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। दूसरा, पेशेंट को अगर खाना अटक रहा है या गला भारी हो रहा है तो हम एक मैनोमेट्री नाम की जांच भी करते हैं, जिसमें हम खाने की पावर या उसकी जो खाने को मुंह से लेके पेट तक पहुंचाने की पावर है, शक्ति है, वो कितनी है हम चेक कर सकते हैं मैनोमेट्री से। और हमारे पास एक फाइब्रोस्कैन नाम की जांच भी उपलब्ध है, जिसमें हम लीवर का कितना वसा है, उसमें कितनी चर्बी है, वो हम समझ सकते हैं। और अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से या बहुत अधिक जो मोटापे से ग्रस्त हैं लोग, उससे लीवर को कुछ लॉन्ग टर्म खराबी तो नहीं हो गई, वो भी हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बच्चों की एंडोस्कोपी भी उपलब्ध है, जो भोपाल में बहुत कम जगह उपलब्ध है। जी जी। एक चीज़ मैं और यहाँ पर समझना चाहूँगा कि जो आम बोलचाल में कहा जाता है कि किसी ने कम खाना खाया लेकिन उनकी सेहत को ज़्यादा लग गया, वो ज़्यादा सेहतमंद दिखते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन वो उतने सेहतमंद नज़र नहीं आते, तो कहा जाता है कि खाना लग नहीं रहा है। तो इसको हम किससे कैसे रिलेट कर सकते हैं? पेट की जो समस्या है उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि खाने का सीधा संबंध पेट से। हाँ जी, तो ये जो हाँ जी, क्योंकि खाने का सीधा संबंध पेट से है और इसमें हमको अपनी पैनक्रियाज को चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन है वो हमारे खाने को, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और उसके बाद हमारी जो छोटी आंतें हैं उस डाइजेस्टेड खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो अगर कहीं भी इन दोनों ऑर्गन्स में कुछ खराबी होगी तो फिर खाना हमारे शरीर को नहीं लगेगा। आम भाषा में हम इस बात को समझते हैं। तो जब भी पेशेंट बोलता है सर खाना हजम नहीं हो रहा है, खाना शरीर को नहीं लग रहा है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देता हूँ कि कहीं कोई उसकी छोटी आंत की बीमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी तो नहीं है, कोई पैनक्रियास की प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, या कभी कोई लीवर में खराबी तो नहीं हो गई है। तो हम इस तरह से देखते हैं इस चीज़ को जी। और खाने पीने का जो टाइमिंग है उसकी टाइमिंग की एक बार बात करूं अगर मैं, तो दोपहर का खाना और रात के खाने के भीतर कितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए, और सोने से पहले अगर रात में खाना खा रहे हैं तो कितने घंटे का गैप रहना चाहिए? जी जी, देखिए सोने से पहले कम से कम हमको 2.5-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, ताकि जो डाइजेस्टिव प्रक्रिया है, जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए और हम अपनी गैस को निकाल सकें, जिसको हम आम भाषा में बेल्चिंग या डकार बोलते हैं, और खाने की प्रक्रिया पूरी हो जाए, भरे पेट पे ना सोएं। और दोपहर के खाने और रात के खाने में कम से कम 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए, तभी हमारा पेट स्वस्थ रहेगा और उसमें उसको फुल डाइजेशन मिलेगा। और ओवर ईटिंग ना करें, बीच बीच में स्नैकिंग, मंचिंग ना करते रहें। क्योंकि इन दिनों जैसे ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है, फिर डिनर, उसके बीच में एक शाम का जो वक्त होता है, उस टाइम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग खा पी लेते हैं, कुछ ना कुछ नमकीन ले लिया या फिर कुछ बिस्किट खा लिया। उससे क्या बचना चाहिए जो अभी आप कर रहे थे जिक्र? हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए अगर किसी को शाम को चाय की आदत है तो चाय के साथ हल्के 1-2 बिस्किट ले सकते हैं, परंतु क्या होता है कि हम भूख के चलते इतना खा लेते हैं कि हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो और उसमें हम अक्सर तली हुई चीज़ें खा लेते हैं कि नमकीन खा ली, समोसे भाजी बड़े खा लिए, इस तरह का। तो क्या है कि हम शाम को हल्का भोजन करें और चाय के साथ अगर लेना है तो हमको 2 बिस्किट लेने हैं, तो कोई परहेज़ नहीं है इसमें, अच्छा है, ये तो गुड है, परंतु ओवर ईटिंग से बचें। ओवर ईटिंग से बचें। अच्छा, चूंकि चाय का जिक्र हो गया यहाँ पर, तो एक चीज़ मैं और डॉक्टर साहब यहाँ पर समझना चाहूँगी, चाय, कॉफ़ी या फिर अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, ये कितना नुकसानदायक हो सकता है यहाँ पर, अगर इसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करें या फिर अगर कम मात्रा में भी कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये देखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल तो डायरेक्ट ही हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के कारक होते हैं। मतलब अगर मरीज़ को ये व्यसन में लिप्त है मरीज़, तो उसको हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न और रिफ्लक्स, खाना ऊपर आना, स्टमक के छाले, अल्सर्स, ऐसा होना लगभग तय है। चाय में भी जो कैफीन नाम की चीज़ होती है वो आपने सुनी होगी। जी जी। अगर हम ज़्यादा चाय पिएंगे, जैसे कुछ मरीजों को, कुछ लोगों को आदत होती है कि दिन की 10 चाय पीते हैं। हाँ। तो ये जो 10 चाय पीते हैं, इससे भी हाइपर एसिडिटी होती है, पेट में जलन और पेट के छाले, अल्सर्स, ऐसे सब हो सकते हैं। तो हम मानते हैं कि अगर आप 2 कप या 3 कप चाय या कॉफ़ी पिएंगे तो वो पेट के लिए स्वस्थ है और उतना हम आराम से टॉलरेट कर सकते हैं।
परंतु किसी भी व्यसन से तो दूर ही रहें, ऐसी मेरी सलाह है सभी दर्शकों को। बिल्कुल, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीने का सही समय और पानी पीने का समय जो खाने से पहले या खाने के बाद कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी बातों को मानते नहीं, लेकिन उनको समझना ज़रूरी है ये चीज़। जी देखिए, खाने के आधे घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, परंतु खाने के बीच में अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे क्या है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम खाने अपने पेट को ना ओवरफिल कर लेते हैं कि हम खाएंगे तो 3 रोटी ही, परंतु हमने उसमें 2 गिलास पानी और पी लिया, तो इससे क्या है पेट खाना खाने के बाद जो एसिडिटी की समस्या है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से बीच में खाना के बीच में पानी से बचें ताकि आपका स्टमक ओवरफिल ना हो, और कम से कम दिन का 2-3 लीटर पानी पीते रहें, जिससे कि आपका डाइजेशन अदरवाइज अच्छा रहे। डाइजेशन अच्छा रहे। एक चीज़ और सर, कि थाली में किन चीज़ों को हम शामिल कर लें जिससे हमारे पेट की सेहत बनी रहे, और किन चीज़ों को हम बचें शामिल करने से, क्योंकि होता अक्सर यह है कि 5-10 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इच्छा करी जाती है खाने की। जी देखिए, इसमें बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। जो हम असेंशियल कंपोनेंट्स बोलते हैं खाने के, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, हाँ। ये हमको आपके दाल चावल, रोटी, सब्जी और कुछ सलाद, इससे आप, और दही, इन चीज़ों को आप अपने खाने में ज़रूर रखें अपना, जिससे कि आपका एक वेल बैलेंस्ड मील बने। और अक्सर हम तले हुए पापड़ खा लेते हैं, बहुत सारा अचार खा लेते हैं, बहुत सारी हरी मिर्च तल के खा लेते हैं। ये सब चीज़ों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अवॉइड करें, क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्टली एसिडिटी और पेट की तकलीफ से जुड़ी होती हैं। बहुत सारी लोग हरी मिर्च खाते हैं, साथ में तली हुई मिर्च, और बहुत सारा चाट मसाला डाल लेंगे खाने में। तो ये सारी चीज़ें आप परहेज़ करें अपने खाने में लेने से। ये परहेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए, और बहुत सी ऐसी बातें आज जाहिर है कि यहाँ पर दर्शकों को पता चली होंगी जिसके बारे में वो अभी तक नहीं जानते होंगे, क्योंकि पेट की एसिडिटी को या गैस्ट्रिक की समस्या को बहुत साधारण समझते होंगे, लेकिन चूंकि आपने इतनी जानकारी यहाँ पर दी, तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों को उनको जानकारी मिली, और ज़रा से उनको अगर समस्या ज़्यादा लगे तो वो सीधे डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, और जो भी इलाज यहाँ पर हो वो इलाज करें। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो आज सेहतनामा में बस इतना ही। धन्यवाद।